प्यारे छात्रों, आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने जा रहा हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो ये मूलतः कॉन्सेप्ट क्लासेस है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ इस चैप्टर के अंतर्गत हम फार्मूला बताएंगे। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो निश्चित रूप से इसके अंतर्गत आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि श्रेणी क्या होता है। श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेशन। वैसे अनुक्रम जो एक निश्चित पद्धति डेफिनिट पैटर्न का अनुपालन करता है उसे हम श्रेणी अर्थात प्रोग्रेशन कहते हैं, प्रोग्रेशन या सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल इसका हम दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। यहाँ हम क्या देखते हैं कि +1 करने पर अगला प्राप्त हो रहा है, +1 करने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसको हम श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे, एक निश्चित सीरीज बन रहा है। जैसे 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ऐसे करके भी हम देख सकते हैं कि प्रथम संख्या में 2 से गुना करते हैं तो अगला संख्या प्राप्त होता है, फिर 2 से गुना करते हैं तो अगला संख्या प्राप्त होता है, फिर 2 से गुना करते हैं तो अगला संख्या प्राप्त होता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक सीरीज का उदाहरण हुआ। तो इसी प्रकार से हम 3 श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और क्लास 10th में हमें समांतर श्रेणी पढ़ना है। तो ये 3 श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो फिलहाल समांतर श्रेणी के बारे में हमें पढ़ना है। गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी ये आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका डेफिनेशन देखते हैं। एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस कहलाता है। यह सार्वंतर ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समांतर श्रेणी हम उस श्रेणी को कहते हैं जिसके 2 पदों के बीच का जो अंतर होता है वो एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। हर एक 2 पदों के बीच का अंतर सेम होना चाहिए, तब हम उस श्रेणी को क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं 7 10 13 16 19 ... ये एपी में है, ये एपी में है। तो एपी में कौन सा सीरीज एपी में होगा, इसके लिए 2 पदों के बीच का अंतर सेम होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19। मतलब +3 करने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। अर्थात 2 पदों के बीच का अंतर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 है। ठीक है, तो 2 पदों के बीच का अंतर अगर इक्वल है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी में होगा। अगला टॉपिक देखते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, एपी के 2 पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहा जाता है। एपी के लगातार 2 पदों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे सार्व अंतर। और सार्व अंतर को सूचित किससे करते हैं, डी से करते हैं। ठीक है, जैसे एपी का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं 4 8 12 16 20। ठीक है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा, तो इसका सार्वंतर होगा 4। तो 4 कैसे होगा, तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 होगा, या फिर 12 में से 8 घटाएंगे 4 होगा, या फिर 16 में से 12 घटाएंगे 4 होगा, या फिर 20 में से 16 घटाएंगे 4 होगा। अर्थात 2 पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम सार्वंतर कहते हैं। अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी का व्यापक पद प्राप्त करना, टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो सिद्ध करें कि इसका nवां पद मतलब व्यापक पद
ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे nth टर्म, ये होगा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें जो है सिद्ध करना है। Tn को हम an भी कहते हैं, अर्थात an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको सिद्ध करना है। जहाँ an इसको हम अंतिम पद या व्यापक पद कहेंगे, a जो है ये प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, और d जो है ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को d से सूचित करता है। तो देखते हैं कैसे निकलता है। प्रमाण, दी गई श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। मान लिए कि जो श्रेणी दिया गया है उसका प्रथम पद a और जो बीच का डिफरेंस है ap का वो d है। अतः दी गई समांतर श्रेणी को इस प्रकार लिखा जा सकता है। सबसे पहले a लिखेंगे, और हम जानते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, उस कॉमन डिफरेंस को अगर किसी पद में हम ऐड करते हैं तो उसका अगला पद निकल जाता है। फिर उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो फिर उसका अगला पद निकल जाता है। तो यहाँ d है तो हर बार d जोड़ते जाएंगे और अगला पद मिलते जाएगा। तो प्रथम पद a हो गया, दूसरा पद हो गया a प्लस d, और तीसरा पद हो जाएगा a प्लस d में d जोड़ेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। फिर इसका अगला पद हो जाएगा a प्लस 3d, फिर अगला पद हो जाएगा a प्लस 4d। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। अतः इस समांतर श्रेणी का पहला पद T1 को हम a1 भी कहते हैं, ये हो जाएगा a, और दूसरा पद हो जाएगा a प्लस d, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d, चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d। तो यहाँ पर a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। तो इसको हम निकालेंगे, जैसे प्रथम पद T1 है, a है, तो a प्लस जितना पद है उसमें हम एक घटाएंगे। तो प्रथम पद में एक पद हुआ तो एक घटाएंगे, एक में एक घटाएंगे, इंटू लिखेंगे सार्वंतर। ठीक इसी प्रकार T2 बराबर हो जाता है a प्लस d। इसके लिए क्या करेंगे, a प्लस d के लिए क्या करेंगे, 2 में से एक घटा देंगे, क्योंकि दूसरा पद है इसलिए 2 में से एक घटाएंगे, इंटू रखेंगे d। ठीक है, तब आ जाएगा a प्लस d। फिर तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, a प्लस 2d होता है तो इसके लिए हम a तो लिखेंगे ही, और चूंकि तीसरा पद है इसलिए 3 में से एक को घटाना है, ठीक है, इंटू d। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो a प्लस 2d आएगा। ठीक इसी प्रकार T4 के लिए आ गया a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। जब हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते हैं और लास्ट वाला nth टर्म ज्ञात करते हैं, मतलब nवां पद, तो इसके लिए आ जाता है Tn। इसके लिए Tn आ जाता है, या फिर an भी हम इसको कह सकते हैं। तो an के लिए हो जाएगा a तो लिखेंगे ही, प्लस अंतिम पद है, अंतिम पद को हम n से सूचित करते हैं, तो n अब माइनस 1 घटेगा इंटू डी। तो यही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये AP का जो है व्यापक पद हो गया। ठीक है, तो एक तरह से ये फॉर्मूला है, इसको हम लोगों को याद रखना है, आगे काम आएगा। नोट सेक्शन देख लेते हैं। किसी AP के nवें पद को ही उसका व्यापक पद कहा जाता है। AP का जो nवां पद होगा ना, अर्थात an, इसी को हम व्यापक पद कहेंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम व्यापक पद कहेंगे। उसके बाद यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो परिणामी पद भी समांतर श्रेणी में होते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो जो पद प्राप्त होते हैं वो समांतर श्रेणी में ही होते हैं। कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसमें अगर किसी एक संख्या को अगर हम जोड़ते जाते हैं या फिर घटाते जाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है वो AP में ही होगा। ठीक है, उसके बाद यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों को एक निश्चित संख्या से गुणा किया जाए या भाग कर दिया जाए तो परिणामी पद भी समांतर श्रेणी में ही होते हैं। कोई संख्या है, उसके प्रत्येक पद में अगर हम किसी निश्चित संख्या से, जैसे निश्चित संख्या 2 ही ले लिए, तो किसी AP के प्रत्येक पद को हम 2 से गुना कर देंगे तो जो पद हमें प्राप्त होगा उसको हम AP में ही रखेंगे। या फिर किसी AP के प्रत्येक पदों में किसी निश्चित संख्या से भाग लगा दे, या मान लेते हैं कि 2 से ही भाग लगा दे हर एक पद में, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी, जो AP हमें प्राप्त होगी। अगला टॉपिक है एक समांतर श्रेणी के अंत से nवां पद ज्ञात करना। टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। अंतिम से nवां पद,
इसका थ्योरम है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सारवंतर d तथा अंतिम पद l हो तो सिद्ध करें कि अंत से उस AP का nवां पद होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू d। l जो यहाँ दिख रहा है इसको हम अंतिम पद कहेंगे। प्रमाण, इसको सिद्ध करते हैं। दी गई श्रेणी का प्रथम पद a तथा सारवंतर d है, अतः दी गई समांतर श्रेणी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देखते हैं कि अंतिम से लेंगे तो अंतिम पद हो गया l, फिर उसके पहले का पद l माइनस डी होगा, फिर उसके पहले का पद l माइनस 2d, फिर उसके पहले का पद l माइनस 3d, फिर उसके पहले का पद l माइनस 4d। इसी तरह से ये इस डायरेक्शन में मतलब पीछे आते जाएगा। और आगे कैसे बढ़ेगा, a प्लस d a प्लस 2d से। तो इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद जब हम इस तरह से बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम पद l माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और दूसरा पद क्या होगा, मतलब अंतिम पद से पहले का पद क्या होगा, l माइनस डी, अर्थात l में से क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे इंटू डी। फिर तीसरा पद क्या होगा, l माइनस 2d, अर्थात l में से क्या करेंगे, चूंकि तीसरा पद ज्ञात करना है तो 3 में से 1 घटाएंगे इंटू डी। फिर अंतिम से nवां पद क्या होगा, l में से क्या करेंगे, घटाना है किसको, अंतिम पद चूंकि n है तो n में से 1 को घटाएंगे इंटू डी लिखेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकाले थे। तो यहाँ देख लेते हैं कि अंतिमा पद क्या हो जाता है, तो अंतिमा पद हो जाता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अंतिम से अगर हम nवां टर्म ले रहे हैं, मतलब nवां पद, तो हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होगा। अब अगला टॉपिक है अंक गणितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। मान लेते हैं कि 3 संख्याएं हैं x y z और ये समांतर श्रेणी में है, तो x एवं z का अंक गणितीय माध्य क्या होगा, y होगा, मतलब बीच का मान कौन सा होगा, y होगा। यहाँ देख रहे हैं x y z में बीच में क्या है, y है, ठीक है। तो अंक गणितीय माध्य y होगा। y के लिए हम देखते हैं, माना कि 2 संख्या a एवं b का अंक गणितीय माध्य a है, तो समांतर श्रेणी क्या होगा, a हो जाएगा। अंक गणितीय माध्य a है तो a को बीच में रखेंगे और b हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं a कॉमा कैपिटल A कॉमा b, चूंकि a जो है ये माध्य है, ये समांतर माध्य है, तो दोनों के बीच का हम सारवंतर निकाल लेते हैं। तो a माइनस डी के लिए निकालते हैं तो d बराबर हो जाएगा a माइनस a, मतलब a में से इस a को घटा देंगे। फिर d निकालते हैं, इस पद के लिए निकालते हैं, तो इस पद के लिए क्या होगा, d बराबर b माइनस a हो जाएगा, b माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों d का ही मान है, तो d का मान है तो a माइनस कैपिटल A माइनस स्मॉल a और b माइनस कैपिटल A, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ a माइनस a इक्वल टू b माइनस a। तो अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस a को इस साइड ले आएंगे तो यहाँ देखते हैं प्लस a हो जाएगा, और इस माइनस a को इधर ले आएंगे तो b प्लस a हो जाएगा। a 2a इक्वल टू b प्लस a को हम a प्लस b लिख सकते हैं, और इस प्रकार a का जो वैल्यू है a प्लस b बाय 2 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस b बाय 2, और a यहाँ पे हम क्या माने हैं, अंक गणितीय माध्य माने हैं, तो अंक गणितीय माध्य a बराबर हो जाएगा a प्लस b बाय 2, मतलब कैपिटल A बराबर स्मॉल a प्लस स्मॉल b बाय 2। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x y z, ठीक है, समांतर श्रेणी में है तो y बराबर हो जाएगा x प्लस z बटे 2, यही अंक गणितीय माध्य हो गया। यहाँ पर हम समांतर श्रेणी में a स्मॉल a कैपिटल A b को रखें तो a बराबर हो जाएगा a प्लस b बाय 2, यही अंक गणितीय माध्य है। तो इस प्रकार हम फॉर्मूला क्या देख रहे हैं, अतः a और b का अंक गणितीय माध्य क्या होगा, 1/2 a प्लस b हो जाएगा। अगर स्मॉल a और b दिया हुआ है तो इसका अंक गणितीय माध्य a प्लस b बाय 2 हो जाएगा, अर्थात 1/2 इंटू a प्लस b हो जाएगा। अब देखिए समांतर श्रेणी को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए इस प्रकार लिखा जा सकता है। समांतर श्रेणी के अगर हम 3 संख्याएं को लेते हैं तो
ए माइनस डी लेंगे, उसके बाद ए लेंगे और ए प्लस डी लेंगे। 3 अगर लेने के लिए कहेगा तब, क्योंकि यहाँ पर डी क्या है, सार्वंतर है। अगर समांतर श्रेणी का 5 संख्याएं लेना हो तो हम a माइनस 2d से शुरुआत करेंगे, इसका अगला d जोड़ते जाएंगे तो a माइनस डी होगा, फिर a माइनस डी में d जोड़ेंगे तो a हो जाएगा, फिर a में d जोड़ेंगे तो a प्लस डी हो जाएगा, फिर a प्लस डी में d जोड़ेंगे तो a प्लस 2d होगा। हर बार d हमको जोड़ना है क्योंकि सार्वंतर समान होता है, इसलिए d जोड़ना है। d को हम सार्वंतर कहते हैं। अगर समांतर श्रेणी का 4 ही पद लेना है तो ऐसे हम पद को लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के 3 पद में लेना है a माइनस डी, a प्लस डी। 5 पद में लेना है a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। और 4 पद के लिए लेना है, 4 संख्या के लिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इस तरह से जो है लेना है, और ये सब का यूज जब क्वेश्चन को हल करेंगे चैप्टर में जाके वहाँ पे होगा। अब देखते हैं किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका थ्योरम इस प्रकार है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d तथा अंतिम पद l हो तो सिद्ध करें कि इसके n पदों का योगफल मतलब Sn ये होता है n/2 इंटू a प्लस l, अर्थात n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, या फिर Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सिद्ध करना है। तो प्रमाण, यदि दी गई AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D हो तो अंतिम पद क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अंतिम पद होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब प्रश्न से दी गई AP के लिए a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 अंतिम से l माइनस 2d, l माइनस डी, l, अर्थात ऐसे लेंगे अंतिम से l, l माइनस डी, l माइनस 2d। ठीक है, और शुरू से a प्लस डी, a प्लस 2d, मतलब शुरू से लेंगे तो d जोड़ेंगे और अंतिम से लेंगे तो d घटाएंगे। तो माना कि इस AP के n पदों का योगफल Sn है। n पदों का योगफल हम Sn मान लिए। तो Sn के लिए फॉर्मूला होगा, सबको जोड़ देंगे जितने भी पद हैं, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ अंतिम से l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d, सबको जोड़ देना है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब उपर्युक्त AP को उल्टे क्रम में लिखकर जोड़ने पर, अब उल्टे क्रम में लिखेंगे, मतलब इधर से शुरुआत करेंगे। Sn बराबर इधर से l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस 2d, a प्लस डी, a। ठीक है, उल्टे क्रम में लिख के इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर इस दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो LHS में Sn प्लस Sn हो जाएगा और RHS में इतना प्लस इतना हो जाएगा। जब हम इतना और इतना को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे, प्लस डी से माइनस डी कट जाएगा, प्लस 2d से माइनस 2d कट जाएगा, यहाँ माइनस 2d से प्लस 2d कट जाएगा, माइनस डी से d कट जाएगा। ठीक है, काटने के बाद बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ से a प्लस l, यहाँ से भी a प्लस l, यहाँ से भी a प्लस l डॉट डॉट a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l या फिर l प्लस a। बात बराबर ही हुआ। तो देखते हैं कि a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l ये n टाइम्स योगफल के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, तो n टाइम्स निकल जाएगा तो 2Sn इक्वल टू a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l n बार है। ठीक है, जैसे 4 प्लस 4 प्लस 4 3 बार रहता है तो 4 गुने 3 के बराबर होता है। जैसे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 4 बार रहता है तो ये 5 गुने 4 के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार a प्लस l, a प्लस l, a प्लस l डॉट डॉट ये n बार है तो a प्लस l किसके बराबर होगा, a प्लस l गुने n के बराबर होगा। तो a प्लस l गुने n के बराबर होगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हो जाता है 2Sn बराबर n इंटू a प्लस l। तो Sn निकालेंगे तो n इंटू a प्लस l, चूँकि ये 2 गुना में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो फाइनली Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l हो जाएगा। ठीक है, तो यही हुआ n टर्म का योगफल, AP के n टर्म का योगफल। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, l का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में l का मान रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, l बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समीकरण 1 में क्या देखते हैं, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी है। एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। ये पूरा दिया हुआ है एल का मान। तो इस एल के जगह पे जो है ना ये मान हमको रख देना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ रख दिए हैं। फिर क्या हुआ कि अगला टर्म में ए प्लस ए 2a हो गया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एस एन बराबर होगा n बाई टू इंटू ए प्लस एल, या एस एन बराबर n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n टर्म का योगफल अर्थात एस एन के लिए या तो ये फार्मूला यूज करेंगे या फिर ये फार्मूला यूज करेंगे। अब देखिए ये महत्वपूर्ण सूत्र अभी तक हम जितना बताए, ठीक है, या फिर सवाल बनाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ठीक है, उसको हम महत्वपूर्ण सूत्र के माध्यम से देखते हैं। एपी के किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर समान होता है और यह अंतर सार्वंतर कहलाता है। मतलब किसी भी एपी के दो पदों के बीच का अंतर समान होगा और उस अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। और सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। किसी एपी के प्रथम पद को ए से या फिर ए1 से हम सूचित करेंगे, दूसरे पद को ए2 से सूचित करेंगे, तीसरे पद को ए3 से सूचित करेंगे, 10वें पद को ए10 से सूचित करेंगे, 100वें पद को ए100 से सूचित करेंगे। इसी प्रकार nवें पद को an से सूचित करते हैं। ठीक है, अगर एपी का 50वां पद है तो उसको हम ए50 कहेंगे। अगर एपी का 10वां पद है उसको हम ए10 कहेंगे। अगर एपी का nवां पद है उसको हम an कहेंगे। और nवां पद को l से भी सूचित करते हैं। an या l या tn ये होगा अंतिम पद। मतलब अंतिम पद को हम a1 कह सकते हैं, अंतिम पद को l कह सकते हैं, अंतिम पद को tn कह सकते हैं। कॉमन डिफरेंस d के लिए जो फॉर्मूला होता है, ये दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे या फिर nवां पद में से nवां पद में से nवां पद के ठीक पहले वाला पद मतलब an-1 उसको घटाएंगे। ठीक है, तो d के लिए फॉर्मूला क्या होगा? a2 माइनस a1, या फिर d के लिए फॉर्मूला होगा a3 माइनस a2, या फिर d के लिए फॉर्मूला होगा a10 माइनस a9, या फिर an माइनस an-1। ये d के लिए फॉर्मूला होगा। यहाँ तीनों फार्मूला d के लिए ही है। अब आगे देखते हैं a1 बराबर a1 प्रथम पद हुआ, इसको हम a भी कह सकते हैं। a2, अब देखिए a1 को हम प्रथम पद कहते हैं, ये a होता है। ठीक है, अगर हम a2 मतलब एपी का दूसरा पद ज्ञात करते हैं तो वो दूसरा पद क्या होगा? तो प्रथम पद प्लस सार्वंतर होता है। वो प्रथम पद प्लस सार्वंतर होता है। तो a2 बराबर a, या सार्वंतर को हम d से सूचित करते हैं, तो a2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी। ठीक इसी प्रकार a3 क्या होगा? ये a3 हो जाएगा a प्लस 2d के बराबर। a10 क्या हो जाएगा? a प्लस 9d के बराबर। मतलब जो पद हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, ठीक है, d एक कम होगा। जैसे a50 बराबर होगा a और प्लस 49d। ठीक उसी प्रकार a100 बराबर क्या होगा? a प्लस 99d। जैसे a70 बराबर क्या होगा? a प्लस 69d। जैसे a41 बराबर क्या होगा? a प्लस 40d। मतलब d एक कम होगा, इससे एक कम होगा। a1 को t1 से भी सूचित किया जाता है। इसी प्रकार a2 को t2, a7 को t7 etc से सूचित किया जाता है। अंत से एपी का nवां पद nth टर्म, इसके लिए फॉर्मूला होता है l माइनस 1 इंटू डी। इसके लिए यही फॉर्मूला होता है। अगर अंतिम से अगर हम ज्ञात करते हैं, अंतिम से ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ? जैसे एपी है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अगर अंतिम से कहेंगे तो इधर से कहेंगे। मतलब अगर अंतिम से अगर कहा जाएगा दूसरा पद ज्ञात कीजिए तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा दूसरा पद। ठीक है, और शुरू से कहेगा दूसरा पद ज्ञात करने के लिए तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एपी में शुरू से कोई पद या अंतिम से कोई पद, ये दोनों अलग अलग होता है। जैसे मान के रखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये एपी है। इसके अंतिम से कहेगा तीसरा पद ज्ञात करने के लिए, तो अंतिम से तीसरा पद क्या होगा? इधर से ये 8 हो जाएगा। अगर शुरू से कहेगा तीसरा पद ज्ञात करने के लिए तो ये 6 होगा। तो इसलिए दोनों में अंतर है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक इसी प्रकार tn बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, या an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, चूँकि tn को हम a1 ही कहते हैं। Sn के लिए फॉर्मूला देख ही चुके हैं, n/2 इंटू ए प्लस एल। मतलब n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। Sn के लिए फॉर्मूला n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों Sn के लिए फार्मूला है। ठीक है, अगर अंतिम पद दिया रहेगा तो ये फार्मूला इस फार्मूला से निकाल लेंगे योगफल। अगर अंतिम पद नहीं दिया हुआ, a और d दिया हुआ है, तो इस फार्मूला से निकाल लेंगे। S1 जो होता है प्रथम पद का योगफल AP के 1 पदों का योग, S5 मतलब हुआ AP के 5 पदों का योग, S18 मतलब हुआ AP के 18 पदों का योग, Sn बराबर हुआ AP के n पदों का योग। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला जो हम अभी बताए हैं लास्ट में, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि आगे हम इसी चैनल के माध्यम से आगे चैप्टर में प्रवेश करेंगे और वहाँ पे सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो ये सब फार्मूला काम आएगा। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर AP के अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।